हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, अपन लोग पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और मैंने सबसे पहले डाइजेशन में आपको ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। और ओरल कैविटी में जब हमने फूड को लिया था तो सलाइवा उसमें मिक्सड हुआ था। देन उसका नाम क्या था बेटा? बोलस। और ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा एंड सलाइवा में केवल एक एंजाइम था, स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम था। स्टार्च को डाइजेशन करने वाला एंजाइम था टाइलिन, और उसने ओरल कैविटी में 30% स्टार्च का डाइजेशन किया था। तो कुल मिला के ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन हुआ था बेटा? केवल स्टार्च का, वो भी कितने परसेंट? 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ था। ओरल कैविटी में ना तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था ना ही फैट का हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रोटीएज एंजाइम होते थे और ना ही यहाँ पे लाइपेज एंजाइम होते थे। फिर मैंने कहा था बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी इंटर इनसाइड ईसोफेगस थ्रू डीग्लूटिशन प्रोसेस, मतलब स्वॉलोविंग जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू ईसोफेगस में आया था। और ईसोफेगस से कहाँ पहुँचा बेटा? स्टमक में पहुँचा। तो आज अपन को बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट देखना है कि डाइजेशन इनसाइड स्टमक। तो कहाँ पे देखेंगे बेटा? पहला था ओरल कैविटी और नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इनसाइड स्टमक। तो अपन लोग कहाँ पढ़ेंगे बेटा? डाइजेशन इनसाइड स्टमक। अब देखना बेटा, जैसे मैंने कहा ना कि बोलस, फूड का नाम क्या देंगे अपन लोग? बोलस नाम देंगे, क्योंकि ओरल कैविटी में मैंने क्या नाम दिया था उसको? बोलस। तो जैसे बोलस ओरल कैविटी से स्टमक में पहुंचेगा, तो ओरल कैविटी से कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचा। तो जैसे फूड जैसे स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक थोड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर था, तो स्टमक के अंदर जा कर के बेटा 4 to 5 आवर्स फूड रुकता है। तो ध्यान रखना, जैसे फूड या बोलस स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में कितनी देर रुकता है? 4 से 5 घंटे वहाँ रुकेगा, क्योंकि एक बैग लाइक क्या है बेटा? स्ट्रक्चर। और जैसे फूड स्टमक में पहुँचेगा तो स्टमक की इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या था? म्यूकोसा। याद है ना? और मैंने क्या बताया था बेटा? जो एम्प्टी स्टमक होता है, मैंने आपको बताया था अगर आपका स्टमक एम्प्टी है तो वहाँ म्यूकोसा में फोल्ड पाए जाते थे। ये जब स्टमक आपका खाली होता था तो जो म्यूकोसा लेयर थी उसमें कुछ फोल्ड थे। क्या नाम था? याद है? एम्प्टी स्टमक में जो फोल्ड बन जाती थी उसका नाम क्या था? गैस्ट्रिक रुग्घी। क्या नाम था? गैस्ट्रिक रुग्घी, जो कि एम्प्टी स्टमक में मिलेंगे। अब आपने खाना खाया, पानी पिया, तो आपका जो स्टमक फैलेगा तो ये गैस्ट्रिक रुग्घी खत्म हो जाएंगी। गैस्ट्रिक रुग्घी तो फोल्ड था ना बेटा। अब जब स्टमक फैलेगा खाना खाने के बाद तो इसमें खिंचाव हो जाएगा। ये देखो, ये खिंचाव हो जाएगा। तो जैसे इसमें खिंचाव आएगा, जैसे फूड पहुंचेगा तो यहाँ पे खिंचाव आएगा, तो ये जो म्यूकोसा खिंचेगी और म्यूकोसा की सेल ही, तो ध्यान करो ना, पीछे अपन ने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के में कि जो म्यूकोसा की सेल है वही तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। म्यूकोसल इपिथेलियम सेल आर मॉडिफाइड इनटू सिक्रीशन नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जैसे फूड पहुंचा तो स्टमक में गैस्ट्रिक जो ग्लैंड थी, जो म्यूकोसल ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड थी, वो क्या निकालेंगी बेटा? जूस निकालेंगी, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। मैंने पीछे ही पढ़ा चुका हूँ बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर में कि स्टमक में जैसे फूड पहुँचेगा तो स्टमक के अंदर जितनी ग्लैंड्स होती हैं उन सब का एक नाम था गैस्ट्रिक ग्लैंड, और दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीटेड गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक में, जो गैस्ट्रिक जूस होगा, आखिर उसमें होगा क्या क्या?
कंपोजिशन गैस्ट्रिक जूस का क्या होगा। ऑलरेडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी आपको, देखना रिकॉल करा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो गैस्ट्रिक जूस में बेटा होता क्या क्या देखो, एक तो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसमें होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। देखो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में इंजाइम होते हैं, कौन कौन से, पेप्सिनोजेन। नेक्स्ट इंजाइम यहाँ होता है प्रोरेनिन। नेक्स्ट इंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, तो ये इंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस, और बाइकार्बोनेट भी होता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। इतनी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं बेटा, गैस्ट्रिक जूस में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये सारे टर्म ऑलरेडी आप पीछे सुन चुके हो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में। तो देखो बेटा, गैस्ट्रिक स्टमक में जैसे फूड पहुंचा तो वहाँ की गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हुई और उनने जूस निकाला जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। इतनी चीज़ें गैस्ट्रिक जूस में हैं। अब ध्यान करो बेटा कि मैंने आपको पीछे बताया था। अच्छा बताओ बेटा, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर कोई ना कोई मैंने बताया था सेल के द्वारा निकाला जाता है। पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन एक दूसरी टाइप की सेल करती थी। म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन तीसरी टाइप की सेल करती थी। और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन चौथी टाइप की सेल करती थी। मैंने आपको पीछे ये बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड 4 टाइप्स की होती हैं जो अलग अलग टाइप के सिक्रीशंस निकालती हैं। तो बताओ बेटा, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करने वाली स्टमक की सेल का नाम क्या था, याद है? स्टमक की कौन सी सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर निकालती है, क्या पढ़ाया था पीछे? ऑक्जेंटिक सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? पेराइटल सेल। याद है ना? ऑक्जेंटिंग सेल या पेराइटल सेल ऑफ स्टमक सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर मैंने बताया था इंजाइम सिक्रीट करने वाली सेल का नाम क्या था? चीफ सेल या जाइमोजेन सेल, या इसी का नाम था पेप्टिक सेल। ठीक, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकालने वाली सेल का नाम क्या था? म्यूकस नेक्सेल। और हार्मोन निकालने वाली सेल का नाम था आर्जेंटीफाइन सेल। ये ऑलरेडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि इन सब का मिला के नाम क्या है? गैस्ट्रिक सेल या गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। दे सिक्रीट वेरियस टाइप ऑफ सिक्रीशन। तो ये आपके सामने इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि स्टमक में जैसे फूड पहुंचेगा तो वहाँ की ग्लैंड क्या निकालेगी बेटा? गैस्ट्रिक जूस निकालेगी। ये बात एकदम क्लियर, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है वो आपको दिख रहा है, कौन सा सिक्रीशन कौन करेगा वो भी आपको दिख रहा है। ठीक, अब देखना बेटा, इसमें हर चीज़ के अपन को पहले फंक्शन थोड़ा देखें, फिर अपन लोग देखेंगे कि प्रोटीन फैट का डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है। तो देखो बेटा, यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको दिख रहा है बेटा HCl। तो अगर हम बेटा ध्यान करें कि आखिर स्टमक में जो HCl है उसके काम क्या है, क्यों HCl निकलता है स्टमक में। तो HCl के हम फंक्शन देखें, मतलब HCl मतलब एसिड। ओके, HCl क्या है? एक एसिड। तो HCl कौन से निकालेगी? ऑक्जेंटिंग सेल निकालेगी या पेराइटल सेल निकालेगी। तो अब बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि सर स्टमक में HCl का काम क्या है। तो देखो बहुत सारे काम है बेटा। पहला अगर फंक्शन देखें, इट इज एंटी माइक्रोबियल इन नेचर। पहला इसका फंक्शन है
इट इज एंटी माइक्रोबियल इन नेचर। देखो बेटा, हम फूड लेते हैं, हो सकता है उस फूड में कितने सारे बैक्टीरिया वायरस हों, तो जैसे आप फूड लोगे, ओरल कैविटी में चबाओगे, तो बताओ बेटा मुंह में बैक्टीरिया को कौन मारेगा? माउथ में बैक्टीरिया को कौन मारेगा? याद है पिछली क्लास में पढ़ा था, लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में मौजूद था, वो उसे मारेगा। अगर नहीं मार पाया तो कहाँ पहुँचेगा बेटा? वो स्टमक में पहुँचेगा और HCl बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम में वायरस हो या बैक्टीरिया हो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एक तो HCl का काम ये है कि अगर हम गलती से कोई बैक्टीरिया वायरस या इन्फेक्टेड फूड भी खा जाते हैं, तो जैसे फूड पहुंचेगा स्टमक में तो उसमें जितने भी माइक्रोब हैं उनको मार दिया जाए, मतलब आदमी को बीमारी से बचाने का काम करता है। पहला फंक्शन, ठीक, एंटी माइक्रोबियल। और दूसरा फंक्शन HCl का ये है, देखो बेटा मैंने पीछे ही बताया था, एंजाइम आर ऑलवेज, जितने भी एंजाइम होते हैं हर एंजाइम एक पर्टिकुलर pH पे काम करता है। जैसे ध्यान करो बेटा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम था? टाइलिन, ओके, और टाइलिन कितने pH पे काम करता था? याद है, 6.8, ठीक। और स्टमक के अंदर ये 3 एंजाइम आपको नजर आ रहे हैं। ये तीनों एंजाइम तभी काम करेंगे जब हाईली एसिडिक मीडियम हो। अगर यहाँ का मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो ये पेप्सिन रेनिन काम नहीं करेंगे। तो यहाँ का एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? HCl प्रोवाइडेड एसिडिक मीडियम, जिससे ये एंजाइम काम करें। और यहाँ का जो pH होता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस का जो pH है 1.5 to 1.8। देखो स्टमक का बेटा pH बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपको पता है कि एसिडिटी बढ़ेगी तो pH कम हो जाएगा। तो यहाँ का लो pH इसलिए क्योंकि यहाँ HCl है। HCl pH कम कर देता है, और कम pH होगा तभी ये एंजाइम प्रॉपर काम करेंगे। तो दूसरा फंक्शन, एक तो एंटी माइक्रोबियल, दूसरा pH यहाँ का कम कर दिया। और अगर हम तीसरा फंक्शन देखें, थोड़ा सा बेटा ये थोड़ा हायर लेवल का पॉइंट है ये, कि HCl का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम और है। देखो बेटा, अच्छा बताओ, हमारी बॉडी में आयरन की ज़रूरत है कि नहीं? आयरन, Fe, आयरन की ज़रूरत है। किस काम के लिए आयरन का यूज होता है हमारी बॉडी में? पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। आयरन की ज़रूरत बॉडी में किस चीज़ के लिए? याद है, हीमोग्लोबिन में Fe था, Fe2, याद है। तो हमारे अंदर आयरन की ज़रूरत हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? RBC के अंदर। तो अगर आपके अंदर आयरन नहीं है तो आपके अंदर खून नहीं बनेगा या RBC नहीं बनेगी। ये बात क्लियर? तो जो बेटा हम आयरन लेते हैं, जो हमारे फूड में आयरन होता है, वो फूड में जो आयरन हमारे आता है वो Fe3 बैलेंसी में फेरिक फॉर्म में हम लेते हैं। और जैसे ये Fe3 में आएगा हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन इंटेस्टाइन से इसका एब्जॉर्प्शन Fe3 स्टेज में ना हो करके Fe2 स्टेज में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब आपने लिया फेरिक फॉर्म में, इसका एब्जॉर्प्शन किस रूप में होगा? फेरस के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो बताओ बेटा, अगर हम Fe3 ले रहे हैं, एब्जॉर्ब उसे Fe2 में होना है, तो ये कितना भी खा लो कोई मतलब नहीं है। इसलिए HCl ही क्या करता है बेटा, जैसे हमने Fe3 लिया तो स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में HCl उससे मिलेगा और HCl Fe3 को Fe2 में बदल देता है, जिससे ये हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है HCl का, कि बताओ बेटा ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये 2 एंजाइम जो आपके सामने लिखे हैं, कौन कौन से? पेप्सिनोजेन और एक प्रोरेनिन। ये बेटा दोनों एंजाइम, अभी मैं बता रहा हूँ, ये दोनों एंजाइम
प्रोटीन डाइजेशन वाले एंजाइम हैं, और ये दोनों एंजाइम जब स्टमक से निकलते हैं तो ये एंजाइम हमेशा इनएक्टिव स्टेज में निकलते हैं, एक्टिव स्टेज में नहीं है। कौन सी स्टेज में? इनएक्टिव स्टेज में पाए जाते हैं। जब इनका सिक्रीशन होता है, मतलब चीफ सेल निकालेगी या जाइमोजिन सेल निकालेगी, तो इनएक्टिव स्टेज में उस सेल के अंदर थे ये, और जैसे ये बाहर आएगा तो वो HCl इसको मिलेगा, और HCl ही इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है। पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म क्या है बेटा? पेप्सिन, और प्रोरेनिन का एक्टिव फॉर्म है रेनिन। तो देखो बेटा, HCl अगर नहीं होगा इतने काम नहीं हो पाएंगे। अब कितने क्वेश्चन बेटा बनते हैं, एक नहीं 1000 क्वेश्चन आप इनसे बना सकते हो। देखना, मैं कुछ मेन आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगर देखो, ये बात समझ गए, HCl के फंक्शन समझ गए आप। अच्छा देखो, एक चीज़ और पहले, HCl के अलावा ये सेल क्या निकालती है बेटा? एक इंट्रिंसिक फैक्टर, मैंने पीछे थोड़ा सा काम बताया था इसका, इंट्रिंसिक फैक्टर ये निकालती है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है बेटा? एक तरह का ये ग्लाइको प्रोटीन होता है। ये स्टमक में एक क्या निकलता है बेटा? एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक, तो स्टमक में क्या निकाला गया बेटा? इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक ने निकाला। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर ये निकलेगा, जो बेटा हम विटामिन्स खाते हैं उसमें से एक बेटा विटामिन होती है विटामिन B12, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं इसी चैप्टर में। एक विटामिन होती है विटामिन B12। हम विटामिन खाते हैं और विटामिन अपने आप क्या हो जाती है बेटा? एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कराने के लिए इस फैक्टर का होना जरूरी है। अगर आपके स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर या ग्लाइकोप्रोटीन नहीं निकलेगा, आप कितना भी विटामिन B12 खा लो, आपके अंदर एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए ज़रूरी है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। और हमें पता है, मैंने RBC में बताया था, विटामिन B12 RBC के मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है, मैचुरेशन ऑफ RBC के लिए ज़रूरी है। तो देखो, अब देखो, अगर बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर ना निकले, देखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना निकले तो किस विटामिन की कमी होगी? विटामिन B12। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा तो क्या RBC प्रॉपर बनेंगी? नहीं बनेंगी, और आदमी को क्या हो जाएगा? एनीमिया। मैंने बताया था, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए, मैंने RBC में बताया था, तो RBC की कमी होगी। उस बीमारी का नाम था परनीसियस एनीमिया। तो क्या हो जाएगा? परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। तो देखो बेटा, HCl के फंक्शन बता दिए मैंने, और इसका मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर का एक काम है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। ठीक, और जो कि RBC बनाने में हेल्प करती है। तो बताओ बेटा, अब अगर HCl ना हो, सपोज करो HCl ना हो, तो स्टमक का pH बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? HCl ना हो आपके अंदर, स्टमक में HCl ना निकले तो क्या होगा? pH बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, HCl के कारण तो pH कम हो रहा था ना। जितना ज़्यादा HCl निकलेगा उतना ज़्यादा pH कम होता जाएगा। अगर HCl होगा नहीं तो स्टमक का pH बढ़ जाएगा। तो कितनी बार क्वेश्चन आया, अगर स्टमक की ऑक्जेंटिंग सेल को निकाल लिया जाए या पेराइटल सेल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? इतने काम गड़बड़ हो जाएंगे। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा दिया क्या गया। अगर ऑक्जेंटिंग या पेराइटल सेल आप नष्ट कर दोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि साले HCl तो आएगा नहीं, HCl आएगा नहीं तो ये सारे काम उल्टा हो जाएंगे, रुक जाएंगे। एंटी माइक्रोबियल मतलब इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे, स्टमक का pH बढ़ जाएगा आदमी के अंदर। अब बताओ, ऑक्जेंटिंग सेल हटा दो तो क्वेश्चन आए किस आयरन की कमी हो जाएगी, मतलब किस मिनरल की कमी हो जाएगी? जब ऑक्जेंटिंग सेल होगी नहीं, HCl आएगा नहीं,
ये कन्वर्ट होगा नहीं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो हमारे अंदर आयरन की कमी होगी। अब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कमी होगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी। ठीक, या ऑक्जेंटिंग सेल हटा दो तो आपको पता है बेटा HCl आएगा नहीं, तो किस चीज़ का डाइजेशन इफेक्टेड होगा? प्रोटीन का या फैट का या कार्बोहाइड्रेट का? देखो ये सेल हटाओगे तो HCl नहीं आएगा, HCl नहीं आएगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब ये एंजाइम ही एक्टिवेट नहीं होंगे तो आगे काम कहाँ से करेंगे? और ये दोनों एंजाइम, अभी बता रहा हूँ मैं, ये दोनों एंजाइम बेटा प्रोटीन का क्या कराते हैं? डाइजेशन कराते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो अगर हम ऑक्जेंटिंग या पेराइटल सेल को हटा दें तो HCl आएगा नहीं, एंजाइम एक्टिवेट होंगे नहीं और प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा। तो कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया गया है। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? ठीक ना? तो इस तरह से डिफरेंट ये क्वेश्चन, ये बहुत सारी चीज़ें अपन ने इसमें देखी। तो ये गैस्ट्रिक जूस में HCl का काम हो गया और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम हो गया। इतनी बात समझ में आपको आई? ठीक, अब देखो इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें कि जो आपका स्टमक है, स्टमक, तो स्टमक में बेटा क्या भरा हुआ है? HCl भरा हुआ है ना। अब HCl तो बेटा एक एसिड है, और आपने सुना होगा बेटा लैब में अगर एसिड हाथ में गिर जाए तो हाथ जल जाता है। देखो ये आपका बेटा स्टमक है, ये आपका स्टमक है। स्टमक की इनर मोस्ट लेयर क्या है बेटा? म्यूकोसा। ये म्यूकोसा है, और म्यूकोसा किसकी बनी होती पता है ना? सिंपल कोलुमनर की बनी होती है, ये पता ही है हमें सब। कोलुमनर सेल्स पाई जाती हैं यहाँ लंबी लंबी। तो बताओ यहाँ बेटा निकला HCl, निकला क्या? निकला HCl। HCl तो एक एसिड है, हाथ में गिर जाए तो हाथ जल जाएगा। तो कहोगे सर हमारे पेट में भरा है तो पेट क्यों नहीं जल रहा? थैले में भरा है तो पेट एक थैला ही तो है, तो वो क्यों नहीं जल रहा? बेटा देखना HCl निकलता है, HCl जैसे यहाँ निकलेगा तो देखना ये म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या निकालती है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट। मतलब हमारे स्टमक में अच्छी खासी मोटी लेयर बेटा म्यूकस की मोटी लेयर पाई जाती है। ये देखो म्यूकस की मोटी क्या पाई जाती है बेटा? एक लेयर पाई जाती है। तो HCl यहाँ निकलेगा और HCl स्टमक को जलाएगा, लेकिन स्टमक जल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि HCl म्यूकोसा की तरफ तो आएगा, और म्यूकोसा की तरफ आएगा तो पहले कौन सी लेयर लगी है बेटा? म्यूकस की मोटी लेयर लगी है, म्यूकस। क्योंकि म्यूकस लगातार निकलता रहता है, म्यूकस जलता रहता है। अब म्यूकस जलता रहेगा तो किसके पास नहीं आ पाता HCl? म्यूकोसा के पास नहीं आ पाता। और इसमें बेटा थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, और बाइकार्बोनेट आपको पता है बेस है जो HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कि ज़्यादा अगर बन जाएगा तो बाइकार्बोनेट उसे क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट, स्टमक में जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है उनका काम क्या है? अगर लो बेटा म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा? जब म्यूकस और बाइकार्बोनेट नहीं निकलेगा तो HCl सीधे किस लेयर पे अटैक कर देगा बेटा? स्टमक की इनर मोस्ट लेयर पे अटैक कर देगा, और म्यूकोसा फट जाएगी। और म्यूकोसा अगर फट जाएगी तो स्टमक जो थैला है ना उसमें अंदर छेद हो जाएंगे, और छेद हो जाएंगे तो घाव बन जाएगा, घाव जिसे बोलते हैं अल्सर हो गया। अल्सर मतलब घाव, और घाव कहाँ बनेंगे? पेट में। उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर मतलब अगर HCl ज़्यादा निकलने लगे, देखो नॉर्मल कंडीशन में जितना HCl निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट। तो बताओ म्यूकस और बाइकार्बोनेट का काम क्या है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट बोथ न्यूट्रलाइज्ड HCl, दैट इज प्रिवेंट डैमेज ऑफ म्यूकोसा फ्रॉम HCl से डैमेज होने से बचाने का इसका मेन काम है। अब बताओ बेटा अगर मान लो जितना HCl मेरे अंदर आना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति में, उससे मान लो ज़्यादा HCl आ गया तो क्या करोगे आप?
अगर मान लो किसी व्यक्ति में पर डे 100 ml HCl की ज़रूरत है, मान लो 500 ml HCl आ गया तो क्या होगा, ज़्यादा HCl आ जाएगा तो बेटा ये भी नहीं रोक पाएगा, और नहीं रोक पाएगा तो स्टमक की दीवार जलना शुरू, जिसे बेटा बोलते हैं ना, कई बार सुना होगा कि पेट में एसिडिटी हो रही है, मतलब ज़्यादा एसिड बनना ही क्या कहलाता है, एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन मचती है। जलन मतलब ये HCl सीधे वाल पे बेटा क्या कर रहा है, अटैक, तो वाल आपकी जलने लगी, स्टमक की दीवार जलने लगी तो पेट में जलन मचती है। उस केस में हम क्या करते हैं, नहीं सुना होगा कि कई लोग बूढ़े बुजुर्ग बोलते बेटा इनो पी लो या कोल्ड ड्रिंक पी लो। इनो क्या है, बेस है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, बेस है, वो आप बाहर से पियोगे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको एसिडिटी सही हो जाती है, ठीक ना। तो HCl का ज़्यादा निकलना क्या कहलाता है, एसिडिटी होना, और जिससे म्यूकस और बाइकार्बोनेट का काम क्या है बेटा, स्टमक की वाल को जलने से बचाना। ठीक, तो ये इनके फंक्शन समझ गए, इसके फंक्शन समझ गए बेटा। ठीक, और गैस्ट्रिन हार्मोन, अब देखें बेटा स्टमक से भी हार्मोन निकलते हैं, इंटेस्टाइन से भी हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन के बारे में मैं अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ा रहा, अभी आगे पढ़ाऊंगा। स्टमक के हार्मोन, स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्मोन का, सबका हार्मोन का अलग काम मैं पढ़ा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। तो ये भी आप हटाओ। अब देखो इसके काम हो गए, इसके काम हो गए, अब बचे ये 3 एंजाइम। अब देखो, अब तो बेटा ये तो मैं जनरल बातें अपन लोग कर रहे थे, अब तो मेन तो हमें क्या पढ़ना है बेटा, डाइजेशन, कि आपने खाया क्या था। हमने खाने में क्या लिया था बेटा, प्रोटीन लिया था, फैट लिया था, कार्बोहाइड्रेट ही तो लिया था। माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, माउथ में डाइजेशन हुआ था केवल 30% कार्बोहाइड्रेट का, ना तो फैट का हुआ था ना प्रोटीन का हुआ था। अब यहाँ से फूड कहाँ पहुँचा, स्टमक। जैसे स्टमक में पहुँचेगा तो स्टमक में उसे 3 एंजाइम मिलेंगे। ये देख रहे हो आप 3 एंजाइम, ये दोनों एंजाइम प्रोटीन के लिए हैं, ये एंजाइम फैट के लिए है। तो क्या स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, अमाइलेज चाहिए, और आपको कहीं अमाइलेज दिख नहीं रहा। इस माउथ में क्या नहीं था, ना प्रोटीएज था ना लाइपेज था, केवल अमाइलेज था, गेस्ट सलाइवरी अमाइलेज था ना, टाइलिन। इसलिए माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट का नहीं हुआ। प्रोटीन फैट का कहाँ स्टार्ट होने वाला है, स्टमक में। स्टमक में क्वेश्चन है किसका डाइजेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अमाइलेज नहीं है। तो कई बार बेटा क्वेश्चन ये भी आता है कि गैस्ट्रिक जूस में कंपोजिशन क्या है, तो वहाँ आपको कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट याद रखना कि गैस्ट्रिक जूस में कभी गैस्ट्रिक, कौन सा एंजाइम मैंने नहीं बताया, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट, गैस्ट्रिक अमाइलेज होता ही नहीं है कोई। अगर किसी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर जहाँ अमाइलेज होगा, गैस्ट्रिक अमाइलेज होगा, वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों, क्योंकि स्टमक में तो अमाइलेज है ही नहीं। तो ये थोड़ा ट्रिक आप लोग याद रखना, जिससे जल्दी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जहाँ अमाइलेज दिखेगा, क्योंकि स्टमक में पता है कार्बोहाइड्रेशन होता ही नहीं है। तो देखो हमने फूड लिया था, स्टमक में जैसे फूड पहुंचा तो उसमें जो प्रोटीन थी, अब बायोमोलिक्यूल आप पढ़ोगे बॉटनी में बेटा, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन किससे बेटा मिलके बनता है, देखना बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, हजारों लाखों अमीनो एसिड से मिलके बनता है। जैसे बेटा बड़ी चट्टान होती है ना, बहुत बड़े पत्थर होते हैं ना, चट्टानें बड़ी बड़ी, वो किससे मिलके बनती, छोटे छोटे रेत, सैंड पार्टिकल से मिलके बड़ी चट्टान बनी है। अगर चट्टान को, इतनी बड़ी चट्टान को अगर आपको रेत में बदलना है तो क्या करोगे, पहले उस बड़ी चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, फिर नहीं छोटी गिट्टी, फिर बड़ी गिट्टी, और छोटी और छोटी, और फिर फाइनली आप पीस दोगे तो क्या बन जाएगी, रेत बन जाएगी।
यही तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी चट्टान उसको आप सीधे पीस दो, पहले बड़ी को छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी, ऐसे। तो ऐसे प्रोटीन भी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन को हमें तोड़ना किस में है? अल्टीमेट अमीनो एसिड में तोड़ना है। तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखना बेटा, जैसे आपने खाना खाया और खाने में जो हमने प्रोटीन ली थी, प्रोटीन सीधे आएगी, और देखो जैसे बेटा प्रोटीन स्टमक में पहुंची, प्रोटीन स्टमक में पहुंची तो कौन सा एंजाइम बेटा मिलेगा उसे? पेप्सिन नहीं मिलेगा, पेप्सिनोजेन मिलेगा। ये तो बेटा इनएक्टिव है, मैंने बताया था। इसे एक्टिवेट कौन कर देगा? HCl इसे एक्टिवेट कर देगा। तो पेप्सिनोजेन जो आया था उसको पेप्सिन में बदल दिया गया होगा। पेप्सिन में कौन बदला होगा बेटा? HCl ने बदला होगा। मतलब पेप्सिन एक्टिवेट है, और ये पेप्सिन एंजाइम अटैक ऑन प्रोटीन। प्रोटीन जो भी आपने प्रोटीन लिया, एनिमल हो या प्लांट, जो भी प्रोटीन हो, सारी प्रोटीन पे पेप्सिन अटैक करेगा। प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल था, उसे छोटे टुकड़े, देखना प्रोटीन को किस में तोड़ा जाएगा? प्रोटियोज, प्रोटियोज कामा पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया गया। ये बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब प्रोटीन का जो बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, मतलब बड़ा छोटा छोटा, मतलब कई टुकड़ों में उसको तोड़ दिया गया। ये बड़ा टुकड़ा था, फिर छोटा टुकड़ा, फिर और छोटा टुकड़ा। मतलब लेकिन हमें प्रोटीन को तोड़ना किस में है? फाइनली हमें तोड़ना है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। मतलब पेप्सिन ने अटैक तो किया, तोड़ा भी, लेकिन फाइनली क्या नहीं बना अभी? अमीनो एसिड ने छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब आगे कोई और एंजाइम मिलेगा इसे, जो इन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, फिर और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। वो आगे देखें। बस पेप्सिन का काम इतना ही था कि पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। क्लियर? ये तो हो गया पेप्सिन का काम। पेप्सिन सारी प्रोटीन पे अटैक कर देता है, लेकिन बेटा एक प्रोटीन होती है जो हमारे दूध में पाई जाती है, मिल्क प्रोटीन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। मिल्क प्रोटीन जो होती है, जिसे हम बेटा मिल्क की प्रोटीन का नाम होता है कैसीन प्रोटीन। क्या नाम है? कैसीन प्रोटीन नाम है। मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसीन प्रोटीन। इसका डाइजेशन थोड़ा अलग तरह का होता है। अगर कोई बच्चा दूध पी रहा है तो उसके अंदर प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? कैसीन। कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा करने वाला एंजाइम होता है रेनिन। देखो नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सिन। कैसे तोड़ा? इसको तोड़ दिया। दूध की जो प्रोटीन है उस पर अटैक करता है कौन बेटा? रेनिन। रेनिन करता है। निकला किस रूप में था? प्रोरेनिन के रूप में निकला था, लेकिन उसको एक्टिवेट किसने कर दिया होगा? HCl ने कर दिया होगा। और जैसे रेनिन अटैक करेगा तो इसको बदल दिया जाता पैरा कैसिनेट। देखो कैसीन प्रोटीन पे रेनिन अटैक करता है, दिस चेंज इनटू पैरा कैसिनेट, मतलब कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जैसे नहीं बेटा दही बन जाता कर्ड, तो जैसे रेनिन अटैक करेगा तो उसकी प्रोटीन कुछ टूट जाती है और कर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई, मतलब पैरा कैसिनेट बना। और पैरा कैसिनेट पे हमारे खाने पे बेटा हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या मौजूद होता है? कैल्शियम भी होता है। तो जैसे पैरा कैसिनेट बना, रेनिन ने अटैक किया तो पैरा कैसिनेट, उसमें कैल्शियम जुड़ जाता है, तो कंपाउंड का नाम हो जाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। तो क्या नाम हो गया? पैरा कैसिनेट था, कैल्शियम और जुड़ गया तो कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन गया। ठीक। देखो मिल्क प्रोटीन पे किसने अटैक किया बेटा? रेनिन ने किया। और रेनिन ने किया तो पैरा कैसिनेट बना, उसमें कैल्शियम जुड़ गया तो कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना। अब इस कैल्शियम पैरा कैसिनेट में पुनः अटैक करता है पेप्सिन। कौन अटैक करता है बेटा? पेप्सिन। वही वाला पेप्सिन करता है, और किस में तोड़ देगा? प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में।
कुल मिला के देखो सीधी सीधी बात क्या होगी, कोई प्रोटीन खाओगे पेप्सिन अटैक करेगा और सीधे तोड़ देगा इसमें, यही किया ना। लेकिन अगर आप दूध पी रहे हो, दूध की प्रोटीन ले रहे हो, तो भी यही बनने वाला है। देखो मिल्क प्रोटीन को तोड़ा तो इसी में गया, बस थोड़ा सा रास्ता बदल गया। बस समझ रहे हो ना। तो मिल्क प्रोटीन का ये फालतू में इतना सब चक्कर हुआ, अल्टीमेट तो यही बना ना। तो क्वेश्चन आए मिल्क प्रोटीन का इनिशियल स्टेप कौन करा रहा है, ये तो लास्ट स्टेप है ना। इनिशियल स्टेप कौन करा रहा है, शुरुआती स्टेप कौन करा रहा है, दिस इज रेनिन। तो रेनिन का काम क्या है, रेनिन केवल किस प्रोटीन पे अटैक करेगा, मिल्क प्रोटीन का इनिशियल स्टेप कराता है डाइजेशन का। तो क्वेश्चन कभी भी आए इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज परफॉर्म्ड बाय दिस इज द रेनिन। लास्ट स्टेप तो वही कर रहा है। लेकिन फिर एक पॉइंट, ये जो एंजाइम है ये बेटा छोटे बच्चों में पाया जाता है, न्यू बॉर्न बेबी में रेनिन पाया जाता है। हमारे अंदर एडल्ट के अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। तो रेनिन किस में मिलेगा बेटा, इन्फेंट में मिलेगा, न्यू बॉर्न बेबी में मिलेगा, अडल्ट में नहीं पाया जाता। तो फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में बना हुआ कि सर हम दूध पीते हैं तो क्या वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी हमारे अंदर। हमारे अंदर दूध पीने से प्रोटीन डाइजेस्ट होगी, लेकिन रेनिन है ही नहीं। तो एडल्ट में रेनिन का काम भी कौन करता है, पेप्सिन ही करता है। तो ये याद रखना आप कि रेनिन किस में होगा, बच्चों में होगा। एडल्ट में रेनिन नहीं होता। तो एडल्ट में मिल्क प्रोटीन का इनिशियल और लास्ट स्टेप दोनों कौन करता है, पेप्सिन ही करता है। इतनी बात समझ गए बेटा आप। तो बताओ अगर मान लो क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चन आए कि किसी न्यू बॉर्न बेबी के गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होगा। तो अगर न्यू बॉर्न बेबी कह रहा है तो आपको दिमाग में तुरंत कहना चाहिए कि उसमें रेनिन होगा। ये देखो अगर एडल्ट की बात करें कि एडल्ट का गैस्ट्रिक जूस क्या होगा, ले मैंने रेज कर दिया, ये एडल्ट का गैस्ट्रिक जूस हो गया। क्यों, क्योंकि एडल्ट में तो प्रोरेनिन नहीं होगा ना। तो ये सब ध्यान रखना कि अगर इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी का कंपोजिशन पूछे तो आपको प्रोरेनिन मिलेगा, एडल्ट का पूछे तो रेनिन नहीं मिलेगा। ठीक, तो स्टमक में अब देखो आपने कोई भी प्रोटीन खाई हो, नॉर्मल प्रोटीन खाई होगी तो भी उसका प्रोडक्ट यही बनना है, मिल्क प्रोटीन खाई होगी तो भी उसका रिजल्ट तो यही बनना है, बस उसके डाइजेशन के इस रास्ता बदल दिया गया थोड़ा। इतनी बात बेटा क्लियर। तो बताओ आपने जो प्रोटीन लिया, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, सबसे पहले माउथ में हुआ कि स्टमक में हुआ। प्रोटीन डाइजेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुआ, माउथ में तो हुआ नहीं था। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ हुआ, माउथ में। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, स्टमक में। और बेटा ये दो एंजाइम हो गए, ये था प्रोरेनिन था। ओके, अब देखो एक एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, ऐसा माना जाता है, याद रखना है आपको, ऐसा माना जाता है स्टमक में लाइपेज मतलब डाइजेशन ऑफ फैट, स्टमक में थोड़ा बहुत लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, मतलब स्टमक में थोड़ी मात्रा में फैट डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है। तो ये पाया जाता है, और जब ये लाइपेज है तो स्टमक में थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा तो बेटा एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत स्टमक में ऐसा मानते हैं कि अगर ये एंजाइम है तो थोड़ा बहुत स्टमक में किसका डाइजेशन बेटा, फैट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिला के अब कैसे होगा फैट मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन स्टमक में इतना मानो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो देखो तीन चीज़ें आपने खाई, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट। बताओ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, माउथ। प्रोटीन और फैट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा,
स्टमक में। ठीक, स्टमक में किसका डाइजेशन नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। तो बताओ स्टमक किस चीज, देखो किसका किसका डाइजेशन हुआ स्टमक में? एक तो प्रोटीन का हुआ और थोड़ा बहुत फैट का, लेकिन स्टमक इज द मेन साइट ऑफ द डाइजेशन ऑफ। स्टमक किस चीज के डाइजेशन की मुख्य जगह है? कार्बोहाइड्रेट का हो ही नहीं रहा, फैट का मैंने कहा ना के बराबर होता है। मेन साइट किसका है? प्रोटीन डाइजेशन की मेन साइट है स्टमक। इतनी बात समझ गए? तो स्टमक में जैसे फूड आएगा कितने घंटे रुकेगा? 4 से 6 घंटे रुकेगा। कौन सा जूस निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। गैस्ट्रिक जूस में है क्या? ये इन सब के काम क्या है मैंने बताए। उसमें एंजाइम 3 है। ठीक, 2 एंजाइम प्रोटीन के लिए है, एक फैट के लिए। फैट का थोड़ा बहुत ऐसा मानते हैं होता है। अब देखो स्टमक में जब फूड आया फिर यहाँ से फूड बाहर निकलेगा, तो स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन हो गया, फैट का भी शुरू हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हुआ ही नहीं एक भी, यहाँ बस 30% वहीं से होके आया था। अब आगे देखेंगे फिर आगे क्या होता स्टमक में। अच्छा तो जब आपने खाना खाया था तो यहाँ पे बेटा फूड का नाम मैंने दिया था बोलस। ठीक, अब बोलस जब स्टमक में आया तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, तो स्टमक में जो फूड डाइजेशन हुआ मतलब इनसाइड स्टमक पार्शियल डाइजेस्टेड जो फूड हुआ, डाइजेशन तो हुआ लेकिन अभी कंप्लीट किसी का नहीं हुआ ना। इनसाइड स्टमक पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम। क्या नाम होता है बेटा? काइम नाम दिया। माउथ में नाम क्या था? बोलस। स्टमक में नाम क्या हो गया? काइम। तो काइम टर्म कहाँ यूज होता है? स्टमक में फूड का नाम होता है काइम। थोड़ा ध्यान रखना, चाइम पढ़ो चाहे काइम, उसे पढ़ा जाता है काइम। ठीक, तो बोलस फिर यहाँ हो गया काइम। अभी देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और नाम भी देते हैं इसका। इतनी बात समझ गए? तो बताओ बेटा स्टमक से जब फूड आगे बढ़ेगा तो क्या क्या डाइजेस्टेड हो चुका होगा? प्रोटीन डाइजेशन हुआ था, फैट का थोड़ा बहुत हुआ था, और कार्बोहाइड्रेट का कितना हुआ था? केवल 30% हुआ था। 70% अनडाइजेस्टेड ही आगे आएगा। अब जैसे यहाँ से फूड आगे आएगा तो कहाँ आएगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो इतनी बात बेटा समझ गए आप कि डाइजेशन, माउथ में डाइजेशन कैसे हुआ वो बताया मैंने। इसके बाद अपन ने देखा कहाँ पे डाइजेशन? स्टमक के अंदर डाइजेशन देखा। स्टमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना। कौन कौन सेल क्या निकालती हैं, कौन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे कि जैसे स्टमक से आगे चलेगा तो इंटेस्टाइन में आएगा, और जैसे इंटेस्टाइन में आएगा ये फूड यहाँ आएगा तो यहाँ इसके 3 जूस मिलेंगे। एक लिवर से आएगा बाइल जूस, पेंक्रियास से आएगा पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन खुद निकालेगी इंटेस्टाइनल जूस। तो जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा उसमें 3 जूस अटैक करेंगे, बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। और ये तीनों जूस मिल करके फूड का कंप्लीट क्या करा देंगे? डाइजेशन कराएंगे। तो देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा आप इसको देख लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, थैंक यू।